दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आज फोर्थ व्यू का हूँ या फिफ्थ व्यू का हूँ या फिर आपके साथ बैठकर एक चिंतन मनन की बात करूँगा। दोस्तों, इस वक्त देश के जो हालात हैं उन पर मेरे ख्याल से आज मनन करने की ज़रूरत है। तो हम इस प्रोग्राम को आपसी गुफ्तगू, आपसी बातचीत के नज़रिए से देखें, ना कि एक प्रोग्राम के नज़रिए से। देखो दोस्तों, आज हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है उसमें फुटप्रिंट आपको साफ तौर पर नज़र आ रहे होंगे कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, किस तरफ सूरत हाल लेके हमको जा रही है। मसले की शुरुआत को मैं एक यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक हमला होता है, बाकायदा गोलियाँ चलाई जाती हैं, उनके व्यू भी सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, कुछ तस्वीरात भी सामने आ रही हैं। मसला ये नहीं कि हम सिर्फ इस बात पर गुफ्तगू करें कि ये जो हमला किया गया, ये हमला किसकी साजिश थी, किसकी साजिश नहीं थी, क्या नहीं, इन सब थोड़ा सा इनसे ऊपर चल के थोड़े ब्रॉड माइंड होकर इस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। क्योंकि यहाँ तेरे गुंडे और मेरे गुंडे का सवाल हो गया है। सवाल है, तेरे गुंडे और मेरे गुंडे को समझाने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं वो तमाम सूरत हाल पहले आपको एक बार याद दिला दूँ जो आपको पता है, बस शायद आप अपने मामले में हम आकर उसको भूल जाते हैं। याद कीजिएगा कि जब ये सूरत हाल बनती है तो वो कैसे बनती है। किसी भी देश के अंदर, किसी भी इलाके में दो विचारधाराएं डेवलप की जाती हैं। दो विचारधाराएं डेवलप या तो हो जाती हैं या की जाती हैं। अमूमन पूरी दुनिया के अंदर एक ही प्लेयर दो तरह की विचारधाराओं को डेवलप करते हैं, फिर उनमें टकराव पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी सब्जेक्ट के कुछ विरोधी होते हैं और कुछ समर्थक होते हैं। हर समर्थक जो अपने समर्थकों को क्या कहता है और दूसरों को क्या कहता है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम हिंदुस्तान को छोड़ के चलते हैं खाड़ी के देशों में। आप देखेंगे कि सीरिया के अंदर मसला क्या है। सीरिया के अंदर अगर मसले को लेंगे तो फिर आप जड़ों में पाएंगे कि वहाँ गुट तैयार किए गए। कुछ लोग सत्ता को तस्लीम करना चाहते हैं, कुछ नहीं तस्लीम करना चाहते हैं। और ये समर्थन और विरोध का लोकतांत्रिक से या डेमोक्रेटिक सिस्टम से या फिर सरकार के चुनाव या अनचुनाव से ऊपर कहीं निकलकर ब्लाइंड सपोर्टिंग शुरू हो जाती है। और ये समर्थन इस हद तक पैदा किया जाता है कि फिर वो आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं और एक दूसरे का जो कुछ होता है वो आपने देखा। इन बहानों को लेकर विदेशी ताकतें ऐसे देशों के अंदर एंटर करती हैं। एंटर करके उनके मकासद कुछ और होते हैं। जैसा सीरिया के अंदर अगर आप देखेंगे, चाइना के मकासद हैं कि वो अपने व्यापार को बढ़ाए, वन बेल्ट वन रोड को लेके जाए और फिर यूरोप को जो है जोड़कर अपनी रीच में मिला ले और अपने व्यापार को बढ़ाए, अपने दबदबे को आगे तक लेके जाए। दूसरी तरफ इसी इलाके में अपने बहुत सारे इंटरेस्ट, उस पर हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, कि पश्चिमी जगत का अपना एक इंटरेस्ट है, फिर वो यहाँ पर एंटर होते हैं। और ये समर्थक और विरोधी यानी दो तक मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि एक तरफ जो है शिया सुन्नी के भी मसले को अगर आप सीरिया में देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो होता क्या है। अगर बशार अल असद अपने लोगों की बात करेगा, अपने समर्थन की बात करेगा, ईरान उनके समर्थन में खड़ा होगा और ये सारा पूरा एक बहुत बड़ा तबका ये कहेगा कि जो हमारे ज़ियाले हैं, यानी हमारे जो लड़ाके हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और उसी देश के दूसरे नागरिक जो है वो कहेंगे कि ये मसलकी मामला है और ये तुम जो है इस तरह की हम फ्रॉड सत्ता को या इसकी सदारत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें अपने लोगों की सदारत चाहिए। अंजाम क्या हुआ, यानी ये जो बशार अल असद वाला तबका है ये उनको आतंकवादी कहेगा, आतंकवादी कह रहा है, और ये दूसरी तरफ ईरान उसको उन्हीं को आतंकवादी कह रहा है। फिर हम उसके दूसरे इलाके में आते हैं जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, तो दूसरे वाले उनको तुर्की, सऊदी अरब, ये तमाम जो ममालिक एक खेमा जब शुरुआती हुआ था, तो ये दूसरा खेमा जिनको ईरान और सीरिया आतंकवादी कह रहे हैं वो उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, और जो सीरिया की तरफ से यानी बशार अल असद की और ईरान की तरफ से लड़ रहे हैं वो उनको आतंकवादी कह रहे हैं। तो दोनों आतंकवादी हो गए। फ़र्क आ गया तेरे आतंकवादी और मेरे आतंकवादी, और तेरे आतंकवादी और मेरे आतंकवादी के अंदर ये होता है कि
दूसरे तमाम देश इसका फ़ायदा उठाते हैं और इस देश को खंडर में तब्दील कर देते हैं, बर्बाद हो जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय गेम क्या होता है, कौन बचाता है, कौन जीतेगा, ये बात की बात है। मतलब था तेरे आतंकवादी और मेरे आतंकवादी। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन तमाम इलाकों में आप देखते हैं जो कुछ चला था कि जो अमेरिका के द्वारा ट्रेंड करके बनाए गए थे, इनको फिर तालिबान कहा गया था, उससे पहले मुजाहिदीन कहते थे, और इनको फ्रीडम ऑफ फाइटर, बेस्ट फ्रीडम ऑफ फाइटर का ओसामा बिन लादेन को जो है अवार्ड देने वाला अमेरिका फिर उसी को आतंकवादी घोषित करता है। और काम सिर्फ इतना है कि उसका जो ये काम अमेरिका के समर्थन में रूस के ख़िलाफ़ कर रहे थे, तब तक ये फ्रीडम फाइटर थे, और जब ये रूस के ख़िलाफ़ से होके अफ़गानिस्तान में अपनी एक अलग लय पकड़ ली तो ये आतंकवादी हो गए, जो अमेरिका के हितों के ख़िलाफ़ था। उसी तरह से IS को कुछ लोग अपने जो है लड़ाके कह रहे हैं, तो दूसरे लोग उनको आतंकवादी कह रहे हैं। यानी दो खेमे तैयार किए जाते हैं और दो खेमों को आपस में लड़ा दिया जाता है, और फिर ये दाएं बाजू के लोग अपने लोगों को जो लड़ रहे होते हैं उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, और दूसरे लोगों को आतंकवादी कहते हैं, और इन पर हमले किए जाते हैं। इधर के कुछ लोग होते हैं, इनके समर्थक, इनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और इस इलाके वाले को ये लोग जो है आतंकवादी कहते हैं। तो बेसिकली तेरे आतंकवादी, मेरे आतंकवादी, तेरे गुंडे, मेरे गुंडे, यही पूरी दुनिया में चल रहा है। यही इजिप्ट में हुआ, और जहाँ पर चुनावी माहौल को मुद्दा बनाया जाता है, ये सिर्फ यही नहीं है। बेलारूस में क्या हुआ था वो आप जानते हैं। उसके पहले भी तमाम दुनिया के अंदर खेल शुरुआत होती है सत्ता परिवर्तन के कुछ विरोधी और कुछ समर्थकों से, और ये समर्थन जब ब्लाइंड स्थिति में बदल जाता है, हिटलर से लेके तमाम लोगों के ब्लाइंड समर्थकों की वजह से ये होता है कि वो जिस वक्त सत्ता पक्ष के साथ में होते हैं, सत्ता पक्ष जो है उनको फ्रीडम फाइटर, राष्ट्रवादी और ये तमाम चीज़ें उनको संबोधन किए जाते हैं, और जिन खेमे पर ये वाला हमला अपने ही देश के नागरिकों पर कर रहा होता है, ये लोग इनको क्या कहते हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं, ये मिलिटेंट हैं, ये फला हैं। ये तमाम कॉमन बात है, ये कोई एक जगह नहीं हो रहा है। पूरे दुनिया के इतिहास में आप उठा के देख लीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी ताकतें हैं वो गेम ऐसे ही खेलती हैं। दो हिस्सों में चीज़ों को बांट दिया जाता है, एक फ्रीडम फाइटर कहता है, दूसरे को दूसरा फ्रीडम फाइटर कहता है, एक इसको आतंकवादी, दूसरे को आतंकवादी कहता है, इधर वाला उसके वाले को आतंकवादी कहता है। ये सभी लोग जिस तरीके से, अगर हम बात करते हैं, जब दो देशों की लड़ाई होती है, तो उसमें आमने सामने दो फौजें टकराती हैं। ये जो दो फौजी हैं, ये फौजी जब यहाँ खड़ा होकर इस सीमा के इस हैंड पर खड़ा होता है और बात करता है कि दुश्मन यहाँ आ गया है, दुश्मन वहाँ आ गया है, दुश्मन पर हमला करो, दुश्मन को कुचल डालो, दुश्मन है, ये वाला कह रहा है दुश्मन है। और इनको हमारे हैं वो सिपाही हैं, वो हमारे जो है फौज है, वो हमारे जवान हैं, ये हमारे जवानों आगे बढ़ो, दुश्मन को कुचल डालो। यही सेम पैटर्न दूसरी सीमा के उस पार हो रहा होता है। ये अपने लोगों को, जवान, फौजी, उनको जितना सम्मान दिया जा सकता है उससे बात करते हैं, और इसी फौज को, जो अभी इनको दुश्मन कह रहे थे, ये खड़े होकर इसको दुश्मन फौजी कहते हैं, दुश्मन फौज नहीं कहते, दुश्मन कहते हैं, और ये खड़े हुए अपने लोगों को जवान कहते हैं। कुल मिला के सवाल है कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये भी अपने देश के साथ लिए लड़ रहा है, ये भी सिपाही है, ये भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, ये भी सिपाही है। ये हुआ कानूनी मामलात, जो कि दुनिया का सिस्टम है। अब इस कानूनी के अलावा जब अंदरूनी गृह युद्ध शुरू करवाने होते हैं, इसी तरह की लकीरें बीच में खींची जाती हैं, और ये लकीरें को मैं बहुत दिनों से इसका तज़किरा करता आया हूँ। ठीक, अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार में देखेंगे तो वो ठोक दो की बात करते हैं, नफरतों की संसदें की जाती हैं, और यहाँ पर जो है फिर ग्लोरीफाई किया जाता है इनलीगल। आपके पास सत्ता है, आपके पास सरकार है, सरकार में बैठे हुए लोग अगर आम जनता को प्रेरित कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और कार्रवाई उस लेवल की नहीं की जाती है कि आपको किसी जनता में ये नज़ीर जाए कि आप इस तरह के गैर कानूनी बयान नहीं दे सकते, गैर कानूनी संगठन नहीं चला सकते हैं, किसी एक इसी देश के नागरिकों को मारने, कत्ल करने और बर्बाद करने की बात आप नहीं कर सकते हैं,
तो ये पैगाम आप नहीं दे रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि आप पाल पोस कर एक ऐसे विचार को बड़ा कर रहे हैं, उसे आज आप राष्ट्रवादी कह रहे हैं, कल दूसरी लोग आएंगे जो इनको राष्ट्रद्रोही कहेंगे, जिन्हें आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हो कल वो उनको राष्ट्रवादी कहेंगे और आज भी राष्ट्रवादी कह रहे होंगे। एक दो खेमा उसी तरीके से शायद जो है हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा है जो देश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, अमन के लिए भी मगर उन पर हमले किए जाते हैं और हमले करने के बाद जो है वो अलग बात है कि उनको जो उन पर हमले कर रहा है वो भी देश के हितों की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, दूसरी मोर्चा हो, कोई भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो जनता के भले की बात करती है मगर देश के भले की। जनता का भला कब होगा? देश का भला होगा। ये पार्टी यानी ए पार्टी भी कहती है कि हमें देश का भला करना है इसलिए हम इस तरह के कदम उठा रहे हैं, दूसरी पार्टी भी कहती है कि हमें देश का भला करना है मगर हमारे देश में इस विचारधारा के ज़्यादा लोग हैं, इनका हम जो है यानी हम रोज़गार देंगे, हम इनको चीज़ जो इनको ज़रूरत है वो देंगे, खाना देंगे, जिनके पास कपड़े नहीं हैं वो कपड़े देंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वादा करते हैं। दूसरी तरफ कुछ एक इतने बड़े इंसानों के समंदर में एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि कपड़ा भी नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए, आप जो है किसी तरीके से उनकी इच्छाएं हैं कि जंग का मैदान बना दो। ठीक उसी तरह जिस तरह शाकाहारी होते हैं वो कहते हैं नहीं हमको बिल्कुल शाकाहार पसंद है और मांसाहार को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दूसरी तरफ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें मांसाहार पसंद है, शाकाहार भी ठीक है चल जाएगा कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अलग अलग विचारधारा के हर देश में हर जगह पर लोग मौजूद होते हैं और चतुर चालाक लोग इस दुनिया पर अपने सत्ता के कब्जे को बनाए रखने के लिए इन विचारधाराओं को फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करके इनके लिए लीडर तैयार करते हैं, लीडरों को अपना मोहरा बनाते हैं और फिर इनके ज़रिए इन्हीं के देशों के अंदर इस तरह की फसाद पैदा करते हैं। जब आप ये माहौल बन जाता है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लिंचिंग होती है, जनता आपस में लड़ रही होती है, जनता का टकराव बढ़ता जाता है, जनता इस स्थिति में आ जाती है कि ये एक देश में बंटवारे की लकीर दिखने लगती है। बंटवारे की ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, विचारधारा के बंटवारों के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं और ये विचारधारा के जो पॉकेट्स हैं, टुकड़े हैं, ये बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ आप अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए, राजनेताओं को बनाने वाली एजेंसियों के अपने फाइनेंशियल और दुनिया पर कब्जा कराने की फ़ायदे के लिए आम इंसानों की स्थिति को इस तरह मानसिक तौर पर आप बिगाड़ देते हैं। क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करते हैं किसी पर तो वो फ्रीडम फाइटर का फील उसे आता है जबकि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, और जब ये फ्रीडम फाइटर उसको ग्लोरीफाई करते हैं, मीडिया ग्लोरीफाई करता है, तो इस तरह के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि ऐसा करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हमें ये करना चाहिए। तो इसको अपने आप को हीरो अलग विचारधारा का साबित करने के लिए वो अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप सोचें दूसरे इलाके में दूसरे खेमे के लोग जो ये कहते हैं हम भी, जिस तरह दो पार्टियां देश में सत्ता में आना चाहती हैं मगर एक से बढ़कर एक देश के लिए फ़ायदे की वादा करते हैं, इसी तरह ये देश की जनताएं मैं देश के लिए ज़्यादा अच्छा कर सकता हूं और आपका खेमा जो है वो अच्छी विचारधारा नहीं रखता है जिससे समाज अच्छा होगा, नहीं होगा, बुरा होगा, कोई भी विचार हो सकता है। ये विचार ए, विचार बी कहेगा विचार ए से हम जो है सहमत नहीं हैं और हम बी वाले हैं और हम देश में बहुत ज़्यादा हैं और हम अपने विचार को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ए वाले कहेंगे हम अपने को करना चाहते हैं और इस तरीके से आप एक देश का बंटवारा कर देते हैं। ए और बी के ख्यालात में विचारिक बंटवारा करने के बाद आप एक टकराव पैदा करते हैं, यहीं से आतंकवाद का जन्म होता है। यहीं से फिर आप एक खेमा जब ये टकराव शुरू हो जाता है तो आप एक खेमा बी को आतंकवादी कहता है, बी खेमा ए को आतंकवादी कहता है। दरअसल ये सब किसी मोहरे की तरह ऑपरेट हो रहे होते हैं, ये सब किसी तरह विनाश की तरफ अपने देशों को, अपने जगहों को, अपने लोगों को लेके जा रहे होते हैं। मगर उस वक्त लोग अंधेरे में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हर किसी में जोश भर दिया जाता है, म्यूज़िक ऐसा चुना जाता है, वीडियो ऐसे चुने जाते हैं, कंटेंट और स्लोगन्स ऐसे बनाए जाते हैं जो एग्रेशन पैदा करें। ठीक उसी तरह जब हमारे फौजी चलते हैं तो हम वीर रस की जो धुन बजाते हैं उससे एक जोश उनमें पैदा होता है और जोश पैदा होने के साथ उस रिदम के साथ वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर समाज में स्लोगन, नारे, डायलॉग्स और बयानबाजियाँ आप पूरी तरह रोज़ सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो है वही सब बजाते रहेंगे तो आप धीरे धीरे जो है मेलोडी नहीं भर रहे हैं, आप वीर रस भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप वीर कहेंगे, यानी जिसको हम कहते हैं कि ये वीर है,
वो वीर जो है दूसरा खेमा उसको आतंकवादी कहता है, हम जिसे वीर कहते हैं वो दूसरे उसको आतंकवादी कहते हैं, हम जिसे आतंकवादी कहते हैं दूसरे लोग उसको वीर कहते हैं। ठीक इसी तरह का एक झगड़ा चलता है। मगर मेरा यहाँ ये बात करने का मतलब बड़ा एक आखिरी कोशिश के तौर पर आप मान सकते हैं कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से न तुम्हारा वो ए हितैषी हो सकता जो तुमको लड़ाने की बात कर रहा है, न वो बी हितैषी हो सकता जो तुम्हें लड़ाने की बात कर रहा है। ये एक खूबसूरत देश है, इस खूबसूरत देश को खूबसूरत बनाए रखने के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। और ये जो विचारधारा अब बोदी गई है, नफ़रतें बोई गई हैं, झूठा इतिहास फैलाया गया है, झूठी बातें की जा रही हैं और उन सबको पता है कि हम झूठ पढ़ रहे हैं। ये साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि कई बार आप देख रहे होते हैं, आप यकीनी तौर पर जब क्रिकेट मैच आप देख रहे होते हैं और एक बॉलर बहुत तेज़ गेंद लेके आता है और उसको आप प्रमोट करते हैं, आप में भी जोश आ जाता है जैसे अगर बॉलर नहीं तो आप ही किसी तरह जाके विकेट ले लें। वो स्थिति आपकी पैदा अगर हो जाती है इस खेल में, तो यानी कि आप अग्रेशन, उग्रता की तरफ बढ़ रहे हैं जो किसी तरह से हित में नहीं है। और जो इस तरह आपको बढ़ा रहा है वो भी आपके हित में नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया व्यापार से चलती है, दुनिया डेवलपमेंट से चलती है, दुनिया जो है ज़मीन से चलती है, कारोबार से चलती है। आप कोई भी दुनिया की लड़ाई जीतेंगे, जीतने के बाद आपको रोज़गार पर आना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं पर आना पड़ेगा, अमन, एजुकेशन, इन तमाम सिस्टम पर आपको वापस आना पड़ेगा। आप 1 जंग जीते, 10 जंग जीते, 1000 जंग जीते, डेस्टिनेशन क्या होगा? लास्ट डेस्टिनेशन होगा शांति, अमन और डेवलपमेंट। क्यों आप जो है ये सब कुछ करना चाहते हो? क्यों आप लड़के जो है फिर वापस 50 साल के बाद, 100 साल के बाद आप अपनी कहानी को ज़ीरो से शुरू करना चाहते हो? क्यों आप जो है किसी के बहकावे में आके एक अमन में जहां आप जी रहे हो उसको आप उग्रता में बदल देना चाहते हो? मेरे ख्याल से बहुत गलत दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ चले हैं, बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ख़तरा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि लोग कोई किसी के बयान पर उसको आपके ये सीधी बात है कि आपके बाद ये समझने की सलाहियत तक मौजूद नहीं है कि सही बयान क्या है और गलत बयान क्या है। आप वो एग्रेशन रिदम बजाकर, म्यूजिकली हिप्नोटाइज करके आप और सही और गलत को जो है एक जगह मिला देते हैं और आप जिसकी तरफ इशारा करते हैं लोग उसी को फिर सही या गलत समझने लगते हैं। ऐसी मानसिक विकृति पैदा करने के बाद, समाज में पागलपन पैदा करने के बाद आप ये समझते हो कि इस देश का भला कर रहे हो, दरअसल वो लोग बिल्कुल इस देश का भला नहीं कर रहे हैं, वो इस देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो जानते हैं, साइकोलॉजिकली जानते हैं, टैक्टिकली जानते हैं, टेक्निकली जानते हैं और वो बूझ कर आप लोगों को ये सब हथियार सौंप रहे हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा कि मीडिया ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना रोल अदा किया। दरअसल मीडिया है ही नहीं, ये सब कुछ कंपनियों का माल है। ये जो कंपनियाँ चला रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ जुड़ी हुई है। जिन मालिकों के साथ जुड़ी हुई है वो खुद एक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं और सोच के साथ जुड़े हुए हैं, देश से विदेशों तक जुड़े हुए हैं। तो आपका तो वो बेसिकली कोई जर्नलिज्म का मतलब होता है एक सामाजिक लड़ाई जो सामाजिक की तरफ से लड़ी जाती है। और सामाजिक लड़ाई कोई व्यापारी जो है मतलब कैसे लड़ेगा, ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात हो जाती है। तो क्योंकि वो व्यापार की लड़ाई लड़ रहा है, व्यापार करने के लिए अपने सिस्टम्स को चला रहा है, तो समाज की, जनता की, जिसे वो लूटने का प्लान बनाता है, जिसको वो गुलाम बनाने का प्लान प्रक्रिया में बनाता है, उसमें वो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बात करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भ्रमित किया गया है पिछले 10 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर, सही कहूँ तो पिछले 6 सालों के अंदर से 7 सालों के अंदर तो पूर्ण रूप से आपको भ्रमित किस बात से किया जा रहा है। आप आम जनता से जाइए, माई कढ़ाइए, पूछिए क्या हो गया, हम विश्वगुरु बन गए, हम विश्वगुरु बन गए, हमने तो दुनिया जो है हमारी राह तकने लगी। अब असली बात सुनिए क्या है। बेसिकली वो जनता इतनी भोली है, इतनी नादान है, इतनी अनजान है, जो आदि काल में जी रहे हैं, जो बेसिक जिंदगी जिनके पास मुहैया नहीं है, वो कहते हैं विश्वगुरु बन गए। शर्म करो यार। अब सुनिए जीते कैसे हैं लोग। यूरोपियन यूनियन जिनकी नकल करना चाहते हो, क्योंकि चंद परिवारों को इससे लूट का माल मिलता है जो अमीर होते जा रहे हैं, उन पूरे के पूरे
आप मतलब आप मैं कहूँ बर्रे आजम यानी पूरे के पूरे द्वीप की आप बात कर रहे हो, यूरोपियन द्वीप की, जहाँ पूरे के पूरे में ये व्यवस्था है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सरकार उसका खर्च देती है, एजुकेशन का खर्च सरकार देती है, नौकरी की जिम्मेदारी सरकार की है, और 60 साल पर रिटायरमेंट के बाद जो है वहाँ की सरकारें खर्च उठाती है। अगर किसी के यहाँ बच्चा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। 100% लोगों की रोजी रोटी, खाना, बिजली, मकान की जिम्मेदारी 100% जो है ये पूरे यूरोप के अंदर पूरी की जाती है। 100%। इस देश में अपनी कमाई से घर चलाने वाले 50% लोग नहीं हैं। मतलब वो तंगी में जीते हैं, तकलीफ में जीते हैं, और कैसे कैसे करके वो अपना घर चलाते हैं। सरकार का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। प्रॉपर अभी तक किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अवेलेबल नहीं करा पाए हैं। हम एक आदि काल में जी रहे हैं। हम दुनिया के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया के बनाए हुए इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया की उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास मिनिमम बिजली पानी फ्री होने की गारंटी इस देश के पास नहीं है। हर इंसान के पेट में रोटी हो इसकी गारंटी नहीं है। हम अगर मनरेगा जैसी कोई रोजगार देने की योजना भी बनाते हैं तो साल में 40 दिन, 50 दिन, 30 दिन, मतलब आप जो है 200 दिन उसको काम ही नहीं दोगे। आप उसको 40 दिन, 100 दिन या 50 दिन उसको बांट के काम दे देंगे। बाकी का आपका वो रेट क्या है जो रेट आप दे रहे हैं। कुल मिला के आपको ये देखना चाहिए इस देश को, अभी हम जो है जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से हमारा इस वक्त का जो एक इंसान का कॉमन खर्चा है, अगर 6 से 10 हज़ार रुपए के बीच में आता है, जिससे वो कम से कम रोजी रोटी खा सकता है, कम से कम वो भूख से नहीं मरेगा, कम से कम कर्जा लेकर सुसाइड नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति हम उसके सामने पैदा करना चाहते हैं तो वो जो 12 करोड़ 14 करोड़ आदिवासी हैं, वो जो लोग जो है कम से कम 6 करोड़ लोग रेलवे स्टेशन के बाहर सोते हैं, वह पुलों के नीचे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, गरीब गुरबा है, जो यहाँ पर एक बच्ची जो है वो खाना मांगते मांगते मर जाती है और माँ उसे जो है 1-2 भुगरी चावल नहीं दे पाती। यहाँ पर वो 3 बच्चे जिनका बाप जो है सुसाइड कर लेता है और वो पड़ोस में आके जाके कहते हैं कि मेरा बाप तो सुसाइड कर चुका है और हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया, हमको खाना खिला दे। तुम ऐसी जिंदगी जीने के बाद तुम भ्रमित हो गए हो इन टेलीविजन वालों के जरिए कि तुम विश्व गुरु बन गए। तुम बेसिक जिंदगी जीना नहीं जानते हो। अभी तुम बेसिक जिंदगी, तुम आदि काल में जीने वाले लोग, तुमको विकसित होने का भ्रम दिला दिया गया है। तुम अपनी सरकारों से मांग नहीं करते कि तुम्हें मिनिमम जो है एक हर इंसान की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, रोटी की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, टैक्स लेने की जिम्मेदारी तुमने सरकार को दी है, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी तुमने सरकार को दी है। हर किसी को नौकरी नहीं, नौकरी अगर ना मिले तो उसके बदले तुम्हें जिस तरह पूरी दुनिया में जिनकी नकल करके तुम दिखाते हो, जो ड्रामे तुम कर रहे हो, जिनके इक्विपमेंट तुम यूज कर रहे हो, उन्हीं की तरह मिनिमम गारंटी सरकार को देनी चाहिए कि हमें जनता को इतने रुपए मिनिमम सरकार देगी या फिर उनके लिए रोजगार देगी। ये मांग करने के बजाय तुम किस तरफ लेके जा रहे हो इस देश को? कहां लेके जा रहे हो इस देश को? किन के बहकावे में आ रहे हो? अरे ये जो तुमको झूठ बोल रहे हैं, इनको खुद जो है, ये जंगली लोग हैं, इनको खुद नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, इनको नहीं पता सिविलाइजेशन किसको कहते हैं। ये झूठे लोग हैं, ये तुमको लूट के बेवकूफ बना के तुम पे राज कर रहे हैं। आदि काल में जीने वाले लोग हो तुम, विश्व गुरु के सपने देख रहे हो। बंद करो यार ये बकवास और होश में आओ। इंसान बनने की तुम्हें जरूरत है, सोचने की तुम्हें जरूरत है। इस देश का भला करो और विकास की तरफ बढ़ो। और मांग करनी है तो ये मांग करो कि मिनिमम वेजेस, मिनिमम गारंटी, रोजगार तुमको देना चाहिए। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम में इतना ही।